Hello. Welcome to a fresh episode of Mocha with Moiz. My guest today is perhaps the biggest diva in Pakistan. No, we're not interviewing Mahira Khan. My guest is a fashion critic, a social and cultural critic, and also a fashion designer now. My guest is Mohsin Saeed. Mohsin uncle, how are you? I'm fine, thank you. मैं तुम्हारा बिल्कुल शुक्रिया नहीं अदा करूंगा बुलाने का यहाँ, क्योंकि एक बूढ़े आदमी को संडे के दोपहर को घसीट के और लाना यहाँ से नाजोबाद से डिफेंस और फिर 3 फ्लोर चढ़वाना. नॉट फेयर. I know. We will try to make up for it. सजा मिलेगी. और दूसरे कि यकीन करो मोइज, अगर तुम मेरे भांजे और भतीजे ना होते, तुम्हारे ननिहाल ददिहाल से मेरे बचपन के ताल्लुकात ना होते, तो मैं किसी और के लिए मैं ये नहीं करता. यकीन करो, मैं एहसान जता रहा हूँ, मगर किसी और के लिए ये नहीं करता. नहीं, आई एम फ्लैटर्ड. नहीं, मगर बहुत खुशी होती है. खुशी, आई वांटेड टू कम, दैट्स आई हैव कम हियर. बहुत खुशी होती है. प्राइड एंड यंग एंड अपने बच्चे अगर ऐसे हो तो one has a feeling of pride. So, आपको शायद याद ना हो, the first time I saw you was about 10-12 years back. So, my car was driving across Zamzama and my mother said कि बराबर में कौन इतनी बुरी गाड़ी चला रहा है. And when she saw you. So she rolled her window down and she, said hi to you. And that's when I found out that you spent a lot of time with my mother, with both my uncles, Amir and Asim, growing up. तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अब जो हम आपको देखते हैं, you, for lack of a better word, are absolutely outrageous. You would say things that we think about, but things that we would never say out loud. लेकिन आप वो चीज़ें कह देते हैं. So एक तो tell us about your initial days, how that shaped your personality. और थोड़े मुझे मेरे दोनों मामू और चचा के सीक्रेट्स बताएं ताकि मैं इस पॉडकास्ट के बाद जाके उनको ब्लैकमेल कर सकूं. सबसे पहले तो मैं बताऊंगा तुम्हारी अम्मा अर्शी जो थी वो हमसे सीनियर थी. द फर्स्ट डे आई रिमेम्बर क्लास 1 और मेरा भी पहला दिन था और आसिम का भी पहला दिन था. एंड वी शेयर्ड डेस्क. हम वी सैट ऑन द सेम डेस्क एंड आसिम couldn't stop crying because he was younger man. और 1 साल से छोटा भी था. बच्चे हम लोग 5 साल के बच्चों पे स्कूल भेजना एक जुल्म है. मेरे ख्याल में तो जुल्म है. हद ये कि 6 साल पे भी भेजना जुल्म है. I hated school. So ब्रेक में सुबह अर्शी छोड़ के ब्रेक में आई और ख्याल रखना इसका और उसको ख्याल रखा. एंड वहाँ से हमारी दोस्तियाँ शुरू हो गई. तुम्हारे नाना बहुत अच्छे, बहुत जनरस, बहुत स्वीट, बहुत अच्छे होते थे. कभी हम शाम को या छुट्टी के दिन जाते थे आसम में, हादी मार्केट, फेमस हादी मार्केट, वहाँ वो लग रहते थे. तो मुकरम अंकल तुम्हारे नाना जो थे वो हम लोग को पैसे देते थे कि जाओ चीज़ें ले लो, खाने पीने की चीज़ें हैं. वो तो हम लोगों के लिए बहुत होता था. 5 रुपए उस ज़माने में. एंड ही वाज वेरी जनरस. हम मुझको और आसिम को 10 रुपए और अर्शी को 5 रुपए 10 रुपए देते थे. काफ़ी चीज़ें आती थी. फिर हम लोग ये मगर ये कभी कभी होता था. और आंटी was the disciplinary. She still is. और हम लोग की बड़ी जान निकलती थी जब वो डांटती थी हमें. प्यार भी बहुत करती थी आंटी. ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करती थी. मगर जब डांटती थी निगाह, वो बिल्कुल वो कहते ना कि निगाह शेर की खिलाफ सोने का निवाला आंटी का वो था. और बट आमिर काफी लेट आए हम लोग की जिंदगी में, मगर आ गए. और तुम्हारे चचा और your grandmother was very nice, very sweet, very cute, I would say. She was diabetic, badly diabetic, so she couldn't move around. उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मगर बातें इतने मजे की करती थी. मेरी उनसे बहुत दोस्ती थी. तो वही कि मैं कभी चला गया, आमिर है घर पे, नहीं है, घंटों बैठ के बात कर रहे हैं और तुम्हारी अम्मा की, तुम्हारी ग्रैंड मदर्स आंट बेगम हफीज बहुत ही नाजबात की, क्या वैसे ही बहुत मशहूर खातून, बहुत स्पिरिचुअल थी. तो मेरी अम्मा भी उनके पास जाती थी, उनके दुआएं होती थी ऐसी. उसके बाद इलेक्शंस है, बेनजीर पहली दफा इलेक्ट हो गया. MKM won from Karachi for the first time. MKM won. Oh, euphoria and hope. Benazir और MKM
जो उन्होंने बातें की थी जिस तरह की, अभी नज़ीर डेमोक्रेसी वो तो, मगर चूंकि हम गाँव में थे तो हमारा इलाका नाजवाद से इधर जो है ब्रिज से इधर लस वेला से लॉकडाउन में चला जाता था, कर्फ्यू में चला जाता। हम लोगों ने कहा भी तो वक्त है, एक रात हम लोग निकल गए गाड़ी में, वापस आते हैं तो देर हो गई, कर्फ्यू बंद हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ से बाकायदा हमें सड़क पे उतार के फौजियों ने मुर्गा बना के हमारी पिटाई की। अच्छा, फिर यहाँ से वापस भागे, गुलशन सेंटर होने की कोशिश की, वो भी बंद था। फिर पीछे जाके एक जहाँ लकी मॉल है ना, वहाँ के करीब एक ईदी सेंटर होता था, और वो वहाँ नहीं था कर्फ्यू, और हमने ईदी सेंटर के पास जाके गाड़ी खड़ी की, उनसे बात की, बताया ये वो, उन्होंने अंदर आने की इजाजत दी। मैंने कहा एक कॉल करने की इजाजत है, बड़ी मुश्किल उन्होंने एक कॉल करने की। अब तुम सोचो, तुम्हारी नानी द डिसिप्लिनेरियन who was extra careful with her precious and son, vigilant with her precious son, apple of her eyes, you know that, ठीक है। आमिर कहता ठीक है, बट योर दादी जो कि जब जलाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए, एंड माय मदर जब फारूकी जलाल हम कहते थे, जब वो गुस्से में आ जाए, so I said एक कॉल करने में। अच्छा, मैंने डिलिबरेटली कॉल किया अपने अब्बा को। अम्मा ने फोन उठाया, कहाँ हो, ये वो है। मैंने कहा अब्बा को फोन दीजिए। मैंने कहा अब्बा को फोन दीजिए। अब्बा को फोन दिया। मैंने कहा अब्बा प्लीज आप आसिम के घर चलिए, आंटी से बात करें, ये हुआ है, और आमिर के घर चले जाए, आप खुद जाइएगा, फोन मत कीजिएगा, और प्लीज काम योर वाइफ डाउन, प्लीज गिव हर sedate her, इंजेक्शन दें, कुछ करें, काम योर वाइफ डाउन प्लीज। खैर अब्बा वेंट, उन लोगों को भी काम किया। मैंने कहा अब्बा सुबह बहुत कुछ हो चुका है, बताऊंगा मैं आपको। तो सुबह को भी जब हम पहुंचे तो अम्मा ये थी आंखों से, मगर कुछ बोली नहीं। उन लोगों के घरों पर भी खैर थी, अब्बा हिमसेल्फ वेंट और समझाया कि हो जाता है, बच्चे हैं और ये हैं, बट शुक्र करें कि सलामती से अच्छे, सूरज निकलते ही आ जाएंगे। भाई सूरज निकलते 6 बजे कर्फ्यू खत्म होता था, हम लोग वापस आए। हमारा तो सब बहुत ही लोग डरे थे, नाम सिंह नहीं, फिक्र मत करो, अब्बा गए कुछ नहीं, और वाकई कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वाकयात हैं, स्पेशली तुम्हारे मामुओं को तो मैंने डेट बहुत कराया है, बिकॉज अगेन तुम्हारी नानी की वजह से बहुत डेट, मामू को उनको भी डेट कराए, घर में घुस के निकाल रहे हैं उनको, उनकी गर्लफ्रेंड को, उनके और गर्लफ्रेंड की उस वक्त की गर्लफ्रेंड को बेफ्रेंड, अम्मा को बेफ्रेंड करे, अब्बा को बेफ्रेंड करे, things we did. Acha Mohsin uncle, so even your own brother is a designer, so and your father was a professor. So ये जो आपकी both your parents were professors. So ये जो एक political consciousness है या फिर ये aesthetic sense है, do you think you get this from your family या फिर ये over time develop किया आपके अंदर? नहीं, totally it was from the family. अब्बा and अम्मा aesthetics पूरी की पूरी। अगर आप sartorial aesthetics की बात करते हैं कपड़ों की, तो वो तो बिल्कुल अम्मा की है, ठीक है ना, क्योंकि अम्मा बहुत काटती सीधी खुद थी, उनको तहने तरीके आते थे, उनको डाइंग के तरीके आते थे, खुद करती थी, सिखाती थी, काटती थी, बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत ज़्यादा। और उनका सबसे, मुझे देखो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही होती हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। आज जो इतना बड़ा एक मूवमेंट चली हुई है स्लो फैशन की और रिसाइकलिंग की एंड सस्टेनेबिलिटी की, we learned it at home. अम्मा कोई चीज वेस्ट नहीं करती थी, सारी पुरानी हो गई। एक मुझे मैं एग्जांपल देता हूँ कि उनके पास बड़ी खूबसूरत लाइट फिरोजी बनारसी साड़ी थी, सिल्की, पुरानी हो गई, पहन ली, उसको डाई करा लिया उन्होंने डीप ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू। जब वो पुरानी हो गई, बहुत पहन ली, then what she did, she got it block printed in black and red and green. पूरी बाजार में होते थे ब्लॉक प्रिंटर्स, वो बनारसी सारी ब्लॉक प्रिंट होकर उसको जलवा लिया, इतनी खूबसूरत, and every time it looked new.
फिर जब वो पुरानी हो गई पहन के, देन उसका उन्होंने एक बहुत कलीदार कुर्ता, खूबसूरत मल्टी कली कुर्ता मेरी बहन ने ऐसा का बना दिया। जब वो पुराना हो गया फट के, यकीन करो वो इतना ज्यादा, तो उसको उन्होंने जाहिर पार्ट इतनी पुरानी साड़ी, तो उसको उन्होंने कुशन में एक बना दिया। सो वेस्ट नहीं होता था, सो वेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। व्हाट इज दिस? Isn't this recycling? Isn't this sustainability? क्या आप कर रहे हैं स्लो फैशन? एक चीज जो बनाई है वो फिर बरसों चलेगी और पूरी ऐसे तो बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमसे सीखी। अब्बा से on the other hand, he was a calligrapher. तो वो लव फॉर कैलीग्राफी, हालांकि उन्होंने बहुत सिखाई करने की मुझे कोशिश की बहुत, कि छुट्टियों में खानदान भर के बच्चे आते थे, बैठते थे, मैंने सिर्फ एक दफा अटेंड किया, उन्होंने सिखाया और सबको नेब्स दे के, सबको तख्तियाँ दे के और सबको कागज दे के और सबको एक्सरसाइज दे के गए कि शाम को आऊंगा मैं तो 300 ए बना के रखना नीचे जमीन में बैठ के। Umar, my brother, he's very artistic. उसका तो है ही, ठीक है ना। तो also, sorry to cut you, but my father was telling me कि जो उनके वलीमे के कार्ड्स थे, Umar wrote those cards. कैलीग्राफर अब्बास जी कहता ना, तो उसके कोई 250 के करीब सही निकले, बहुत सारे, और मेरे 4 सुबह से शाम तक। तो मैंने कहा दफा मैं नहीं सीख रहा, इतनी मेहनत लगा के कौन करे, और 5-8 निकले। दवा अब्बा ने बहुत कोशिश की, 2 चीजों की बहुत कोशिश की मुझे, मेरे ऊपर, एक कैलीग्राफी और एक राइटिंग। अब्बा कहते थे लिखना सीख लें। खैर उन बेचारे को उस वक्त नहीं पता था, मगर डाकखाने के आगे बैठ के खत लिख के जिंदगी गुजार लेंगे। वो इतना एक्सट्रीम तो नहीं, मगर वाकई बाद में एहसास हुआ कि लिखना कितना अहम है, और जिसको आता है उसके, आप लॉयर हैं, आपको भी पता है, अगर आपको लीगलीज आती है और उसको ड्राफ्ट करना आता है तो कमाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई लिखना, अगर बाज लोग सिर्फ आजकल सिर्फ कॉलेज एप्लीकेशंस लिख रहे होते हैं, उससे कमाते हैं, तो वाकई ये 2 चीजें, और वो दोनों चीजें मैंने नहीं सीखी हैं, बस दोनों चीजें नहीं सीखी। अच्छा, जो मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में एक परसेप्शन है कि जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं या फैशन जर्नलिज्म करते हैं, इनकी जो पॉलिटिक्स होती है बड़ी परफॉर्मेटिव होती है, और इनकी कुछ हद तक जो है उस तरह से, अगर कोई पॉलिटिकल बिलीव्स को ये सपोर्ट करते हैं, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बड़ी सरफेस लेवल इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर हम आपको देखते हैं तो आप पॉलिटिकली कॉन्शियस भी हैं, आप स्टैंड भी लेते हैं चीज़ों के ऊपर, आप बहुत सी वो बातें भी करते हैं जो उस वक्त पाकिस्तान में करना मुश्किल होती हैं। मुझे याद है कि 2013-14 में जब कोई अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बात नहीं करता था, आपने अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ ट्वीट्स करना शुरू की थी। सो व्हेन यू एंटर्ड दिस प्रोफेशन, डिड यू एवर फील आउट ऑफ प्लेस कि जो मेरे साथ लोग हैं, आई कैन नॉट हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम, और डू यू थिंक ये परसेप्शन ही गलत है? देखो, जहाँ तक हमारी बात है, हमारे तो अब घर में हमेशा से एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हेन आई से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड इंगेजिंग एनवायरनमेंट, जिसमें डिस्कशंस हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, जिसे कहते हैं ना, जरूरी नहीं कि मेरी और आपकी राय मिल रही हो, और वो आज भी है। डिनर टेबल पे हमारी बैठ के सब भाई बहनों में होती है, और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और शुरू से अब्बा के दोस्तों का, उनके हर तरह के दोस्त, और हमारा घर भरा रहता था, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, कौन नहीं। एक तो वो, फिर अब्बा भी लेके जाते थे, महफिलें होती थी, उस वक्त बहुत बुरा लगता था, घसीट के लेके जा रहे हैं, बट आज अंदाजा होता है कि वही बात है ना, अनकॉन्शियसली दे शेप्ड अस, सबको, हमारे सब घर में उस, और अब लोगों को होता है कि ये एक चीज है, अब शायद बाइफिकेट कर देते हैं हम लोग सारी चीजें एक साथ। जैसे मैं बता रहा था, एस्थेटिक्स में कैलीग्राफी भी थी, तो लिटरेचर भी पढ़ा जा रहा है, घर में हो रहा है, घर, हर चीज घर में देखी हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर जब निकल के यूनिवर्सिटी गए तो कराची यूनिवर्सिटी, आई लव कराची यूनिवर्सिटी, इट वाज अ वेरी डिफरेंट प्लेस एट दैट टाइम, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल बॉडी, स्टूडेंट बॉडी, सीरियंस आ रहे हैं, सीरियंस हैं, इराकीज हैं, ईरानीज हैं,
मलेशियंस हैं, जॉर्डेनियंस हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, यू नो, और इंडोनेशियंस हैं, नेपालीज हैं, एक बहुत वाइब्रेंट. Which year was this? I entered Karachi University 87 and I was there till 92. Okay. Most violent times. Most violent times. Murderous times. But ठीक है, बहुत तरह के. फिर कराची यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक स्पेक्ट्रम था स्टूडेंट बॉडी का. ठीक है, कम लोग थे दूसरी तरफ के, मगर एक स्पेक्ट्रम था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मेरे जैसे लोग आ रहे होते थे. कराची ग्रामर स्कूल के लोग थे, कराची अमेरिकन स्कूल के लोग थे, बीकन हाउस के लोग थे, हर तरह के लोग, यू नो, एक मिलियू था एक तरह का. तो उससे बहुत मजा आया. कुछ पॉलिटिकली कॉन्शियस. आई मेट बेनजीर व्हेन आई वाज इन कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ 70 क्लिफ्टन में. वहाँ एक हमारे सीनियर से वो आ रहे थे मिलने के लिए, वो PSF थे. मैंने कहा मैं भी चलूंगा. चलिए. तो इस तरह का एनवायरनमेंट था ना, वो बहुत मजेदार था. फिर जो जॉब हुई, द न्यूज इस वक्त लॉन्च हो रहा था, क्या जगह थी, क्या वाइब्रेंसी थी, क्या वाइब थी उस जगह की. और जब हमारे सीनियर्स थे, कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, मुझे बहुत बड़े नाम मिले एज ट्रेनर्स, एज सीनियर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम गाजी सलाउद्दीन एंड कलीम उमर एंड इमरान असलम and Najma Sadiq, to Najma Hazir, to Talat Naqvi फरिश्ते गाती, जो फरिश्ते असलम के नाम से मशहूर हैं, गुलमीद भट्टी, यू नो, बहुत बहुत. फिर हमारे लॉट बहुत यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल के आए यहाँ के यंग, बिल्कुल एक मानसी पागल, बिल्कुल एक सारे के सारे. और हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, और उनसे मिलने जो लोग आते थे, तो कोई पॉलिटिशियन भी आ रहा है शाम को. तो वो एक दफा मुझे याद है, हुसैन हक्कानी आया, हम नए फरिश्ते जो थे वो टेट्रिस खेल रहे थे. हुसैन हक्कानी बराबर में अब्बास नासिर की सीट पे बैठा हुआ था. वहाँ सब पॉलिटिकल रिपोर्टर्स का था, और मैं और फरिश्ते अपनी डेस्क पे चीखे मार मार के लड़ के नो 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 नॉट दिस वन, ओह शट अप, गेट अवे मोहसिन, लेट मी प्ले. हुसैन हक्कानी कहता है, वो Ottilie, young gentleman, you mind joining us? You'll learn something. I said, I have better things to do. Okay? Than your shitty, dirty politics. And I was thinking, like what? Like playing Tetris. तो एक तो कोई वो नहीं था, फिल्टर नहीं था. ठीक है, डांट पड़ती थी मगर फिल्टर नहीं था. क्यों फिल्टर नहीं था? कि कभी कोई सवाल उठाने से, कभी कोई बात करने से रोका नहीं गया था. जूते बहुत पड़ते थे कि गलत बात, मगर वो आदत बन चुकी थी. तो वो फिल्टर नहीं था, जिसकी वजह से जूते भी बहुत पड़े, आज भी पड़ते हैं, मगर जो कहना होता था कह दिया, अब चलो ठीक है, बाद में देखा जाएगा. अच्छा, एक हम जब बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि जिया का दौर एक घुटन का दौर था, बट मैं भी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहां आप कह रहे थे कि आज के दौर में इतनी घुटन है कि मुझे जिया का दौर याद आ गया. सो बिकॉज यू सीन कराची ड्यूरिंग ऑल इट्स फेजेस, द वायलेंट 80s and 90s, from 70s. So I remember 71 war. आज के दौर को किस तरह देखते हैं? और एक जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि when I was growing up in the 2000s, 2010s, everybody would say कि देखो जिया का दौर इतना बुरा था, but over there you knew that public enemy. यहाँ पर तो नजर नहीं आता कि पेमरा खराब है या PTI खराब है या कोई और खराब है. सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है. जिसे कहते हैं ना, और ज़बानी आम में, स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं, फटती है. डर मुझे बहुत लगता है. मगर बात ये है कि अब डर तो जाहिर है, आना ह्यूमन बीइंग, तो डर तो लगेगा. जाहिर है, ये कैसे हो सकता है कि आप बिल्कुल ही डर ही ना, फियरलेस हो जाए. मगर अब डर लगता है, मगर डर लग के क्या करें? डर और खामोशी में जिंदगी गुजारते हैं. देखो, एक प्राइस वो होती है जो दूसरे आपके लिए फैसला करते हैं. अगर उन फैसलों को माने तो आपको पे तो करना है. देखो, नथिंग इज फॉर फ्री इन लाइफ. और एक प्राइस होती है जो आप अपने फैसले करें और उसके नतीजे में भी करने पड़े. मुफ्त तो कोई चीज नहीं मिली. अब आप ये सोच लें, आपका ये फैसला है
कि आपको दूसरों के किए गए फैसलों की कीमत अदा करनी है, वो करना है, या अपने, बस सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि हाँ, बेशक कराची के अप्स एंड डाउन्स मैंने बहुत देखे, और हाँ, बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरा दौर था ज़िया का, मगर हमने पर्सनली भी उससे इफेक्ट हुआ, ये भी हुआ, मगर भुट्टो साहब का भी दौर काफी बुरा था, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ हुआ है जो हम दबा देते हैं, बोलते नहीं हैं। अब और पर्सनल हमने उसको वो सहा है कि अब्बा को जो है वो अब्बा वाज ऑस्ट्रासाइज्ड, जिसके नतीजे में हमारे घर पे हमले होते थे, रात को फायरिंग होती थी, एंड अम्मा वाज ऑल अलोन विद अस, एंड अब्बा काम कर रहे थे, फोन्स आते थे धमकियों के। फिर ये दोबारा देखा है एमकेएम के दौर में देखा था, अब्बा को एक दफा फोन आया एमकेएम वालों का कि सब मालूम है, बेटियां जिस रास्ते से कॉलेज जाती हैं वहां से उठवा लेंगे। अब्बा ने कहा बेवकूफ़ी की बातें मुझसे मत क्या करो, जाहिर है उसी रास्ते से उठवाओगे और कहाँ से उठवाओगे। बेवकूफ़ी की बातों के लिए मुझे फोन मत करने की जरूरत है। यू नो माय फादर वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ही वाज, आई डोंट नो उनको डर लगता था कि नहीं लगता था, बट ही वाज ट्रूली फियरलेस। मजमा हो, लोग हो, पॉलिटिशियन हो, गवर्नमेंट हो, कोई हो, ओ जाके भिड़ जाते थे। और अस्तगफुर, you don't want my father as your enemy or as someone after you. No, you don't want, you know. अस्तगफुरुल्लाह। So I don't know. तो आज का मसला ये है मोइज कि एक तो आई हेट मोरालिटी, और हम सब 13-23 करोड़ लोग जो है ना अपने अपने मॉरल हाई हॉर्सेस पे बैठे हुए हैं, हम सब सेंट्स हैं। See, the beauty of human being is we're all flawed. हम सब टूटे फूटे हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गुनाह करते हैं। Sin is a part of my name. I've embraced it. More sin, you know. हम सब गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, मगर फिर गलती रियलाइज करके माफी मांग के और मूव ऑन, और वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। वी लर्न। और दूसरी तरफ वाले का ये कि जब आपने माफी मांग ली, मैंने माफी मांग ली, दैट्स द मोस्ट डिसआर्मिंग थिंग। आप क्या कर सकते हैं? आपको माफ करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि जज करने वाला वो तो अल्लाह मियां है, मगर बाकी जो है, मैं बिलीवर हूँ इसलिए मैं अपने से कह रहा हूँ, दोस्त हु आर नॉट बिलीवर्स उनका अपना वो वैल्यू सिस्टम होगा, आई एम श्योर, बट हम ह्यूमंस की ये चीज हम कॉमन है, चाहे किसी रिलीजन से हो, चाहे ना हो बिलीवर, कि हम सब फ्लॉड हैं, गलतियां करेंगे। आजकल के जमाने में ह्यूमन होना नामुमकिन। एंड दूसरी तरफ ये जो ज़िया का बोया, दैट्स व्हाई ज़िया इज more of a monster, the monster in Pakistan's history than anyone else. कि उसका जो बोया हुआ बीज of morality and religiosity and correctness and सब कुछ जो भी है ना, जो उसने पॉलिटिक्स के लिए अपने इस्तेमाल किए मजहब को, वो इतना बड़ा दरख्त बन गया है और इतना जहर फैल चुका है उसका, जो कि अब आपको हमें इंसान नहीं समझता, क्योंकि हम इंसान नहीं होते। मैं या तो लिबरल हूँ तो काबिले वो हूँ, मैं शिया हूँ तो काबिले गर्दनी हूँ, मैं अहमदी हूँ तो क्या हम अहमदियों के बारे में बात भी नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम मीडिया पे? क्यों नहीं कर सकते? क्या वो पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो हम जैसे नहीं है? आपने उनको, और आप क्या करेंगे उससे ज्यादा कि आपने उनको मजहब के एम्बिट से बाहर निकाल दिया, अपने मजहब के एम्बिट से, और आपने उनको नॉन मुस्लिम करार दे दिया। आप तो सुकून से बैठ जाओ। नहीं, अब उनको इंसान भी नहीं समझना है। अब आपको इंसान भी नहीं समझेंगे। भाई क्या है? अच्छा, मोस्टली व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट मुझे याद है व्हेन आई वाज 13-14 ये लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी। दैट्स व्हेन आई एक्चुअली थॉट कि मैंने वकील बनना है। एंड आई रिमेंबर व्हेन एतजाज एहसन वुड स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट एंड से कि अदल बिना जमहूर ना होगा और डिक्टेटर जाएगा, और हमें लगता था कि बस अब ये मुशर्रफ जाएगा और इस मुल्क में आज़ादी आएगी। लेकिन जो बात आप आज कह रहे हैं, आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग अ शो बाय गामदी साहब अ फ्यू मंथ्स बैक,
और वहाँ पे वो डिबेट कर रहे थे कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो क्यों करता है. एंड दिस वाज हैपनिंग नॉट ऑन सम ऑब्सक्योर चैनल ऑन जियो. उस ज़माने में आपका एक शो आया करता था, न्यूज़ व्यूज़ एंड कंफ्यूज, व्हेन यू वुड टेक डाउन मुशर्रफ कम्प्लीटली. लेकिन आज हम एक डेमोक्रेसी में सो टू से जिंदा हैं, लेकिन आज ये वाली बातें हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं कर सकते. तो इस दौर को आप क्या कहेंगे? ये जो हाइब्रिड रिजीम हम पर इम्पोज कर दी गई है. हमारा भी कसूर है. सेल्फ सेंसरशिप इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सेंसरशिप. ये बात याद रखिएगा, ठीक है? खामोशी सबसे बुरी वही होती है. आप क्यों बोल रहे हैं? न्यूज़ कंफ्यूज में जॉर्ज करता था, उसके बाद मेरी दोस्त समीरा करती थी, और मैं और नदीम और वो होते थे, फसीदा का होते थे. मैं कहता था भैया मुझे ना रोकना, तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो उसके साथ. तो आपने अगर गौर किया होगा तो ब्लीप मेरी आवाज पे आ रहा होता था. लेकिन मैं अपनी थॉट सेंसर नहीं करूँगा. इस शर्त पे आप मुझे रखना है तो रखिए, नहीं तो नहीं रखिए. तो हम बोलने वालों का भी कसूर है कि हम खामोश होते जाते हैं. फैशिज्म क्या है? सबसे पहले डरा के आपको खामोश करता है. फैशिज्म है ना. आप क्यों एक बोलने वाला आदमी मारा जाएगा, 10 बोलने वाले आदमी मारे जाएंगे, 10,000 बोलने वाले मारे जाएंगे नहीं. मगर हम कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से, तो नहीं फलाना तो धमाका तो बच्चे तो खानदान तो ये तो पैसे तो नौकरी तो कारोबार तो फलाना तो टैक्स चोरी, इन वजह से फिर हम चुप होते जाते हैं और फिर इवेंचुअली खामोश होते हैं. हमारा भी कसूर है. ये मत देखो वो तो काम सही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 3 इस मुल्क उसमें खवातीन पे इतना जुल्म हो रहा है. मैं अक्सर खवातीन से कहता हूँ, मैंने कहा आप लोग कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? MKM जब थी तब मैं कहता था उनसे कि आप कर MKM सिर्फ एक तो वो सेक्युलर थी, दूसरी प्रो वुमेन थी, ठीक है ना, लिबरल थी. तो इस वजह से मैं उनसे कहता था भाई आप एक काम करें, इस शहर में आपकी कितनी औरतें कारकुन होंगी? बहुत अच्छा, बहुत. मैंने कहा 20,000 काम करती होंगी. हाँ काम करती हैं. कब 20,000 को पिंक मोटरसाइकिल्स दिला दीजिए अपने किसी आसान इक़्तिसाद पे, हो सकता है ना. उनके लाइसेंस पूरे शहर में, अगर शहर में उस वक्त 20,000 औरतें मोटरसाइकिल्स चला रही होती तो एक आम बात बन जाती है. तुमने कहा कि गुफ्तगू के पहले तुमने कहा कि अगर वो पैमरा ये कर देता है, भाई सारी औरतें अगर यहाँ तक के ब्लाउजेस पहन के आ जाएं या शर्ट्स पहन के आ जाए, चलो पैमरा करो, हर चीज करो. डिफाइंस नहीं है. वी आर नॉट फाइटिंग बैक. रेजिस्टेंस, आई रिमेम्बर, मैं इस बात को कोट करता हूँ, 1986 के अवार्ड्स थे, PTV अवार्ड्स थे, हाइट ऑफ ज़िया था, क्या इस्लामिज्म था कि नाज़िम सलात बनाए गए थे कि जो मॉनिटर करेंगे कम्युनिटीज में कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे बाजमात. उसमें PTV अवार्ड्स हो रहे थे. सायरा काज़मी प्रोड्यूस कर रही थी. आप सायरा को जो ये बैक स्टोरी तो मुझे बाद में मैंने सायरा ने मुझे सुनाई, मगर उस वक्त हमने देखा PTV अवार्ड बहुत, उस वक्त वही PTV का वालन था ना कि सड़कें सुनसान हो जाती थी. PTV अवार्ड साल में एक दफा उन्हें. मरीना खान वाज द सेंसेशन बिकॉज ऑफ तन्हाइयाँ एंड 86 में उसका प्ले नहीं अनकही तन्हाइयाँ 85 में था, और उससे पहले शहजाद खलील का राशिद मनहास में आई थी, और फिर ये तन्हाइयाँ में सेंसेशन. अच्छा, मरीना ने अपने बाल कटवा लिए, तो यही बहुत बड़ा सिन. उसके बाद मरीना एंटर्ड वहाँ जो हॉल का स्टेज था, जिम्नेजियम था, एंटर्ड, और यहाँ तक अब सबने देखा ये उसकी पूरी ये शलवार कमीज वेलवेट का पहनी थी, एंटर्ड और उसने अपनी शॉल गिरा दी. तो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक उसका आना है. एंड जब शॉल गिराई है तो मोइज उसकी बैक ऐसी डीप थी कि सब उठ के बैठ गए कि PTV पे हो रहा है, ये डीप बैक. दैट वाज हर वे ऑफ डिफाइंग, एंड इट वाज अ बिग थिंग. इतनी बड़ी कि मुझे आज तक याद है. मैं कोट कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफाइंस, रेजिस्टेंस. और सायरा बैक स्टोरी, सायरा कहती है, सायरा प्रोड्यूस करती है, तो मैंने सायरा से पूछा
what happened? what happened? What did you feel? लेकिन मैंने सबको जाके उनका डायरेक्टिव था, सबके देखे कपड़े मजीना पूरी शॉल लपेटे हुए, मैंने कहा आगे शलवार कमीज आगे से बिल्कुल यहाँ तक कि किशोर मरीना खेलेंगी श्योर बिल्कुल ये, एंड आई वाज पॉजिटिव। एंड जब ये हुआ है तो मोहसिन मेरी टांगों से जान निकल गई, मेरी सांस यहाँ रह गई, बिकॉज पूरा मुल्क उस वक्त की कैफियत में था कि पीटीवी पे यहाँ तक की that's how you define, that's how you resist। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मेहताब राशिदी ने डिफाई किया था ना, रेजिस्ट किया था, तो दफा मैं टीवी पे नहीं आऊंगी, मैं सर नहीं कवर करूंगी। आज से ये सारी लड़कियां जो आपको दिखती हैं, हर आई कॉल देम, जब ईद पे आती हैं तैयार होके तो आई कॉल देम महाजिर बाबी डॉल्स मेड इन अजीजाबाद। ये सारी अंकल्स साल भर तो यहाँ बगैर दुपट्टे के भी आती हैं, और रमजान आया तो यहाँ से बीबी पाक दामन बन के आ जाती हैं। क्यों? और तो मैं तो पूछता था, मैं क्या तुम लोग पहनती हो? नहीं तो फिर क्यों? और जहाँ बुलेटिन से यार, और इसी वजह से मुझे बेनजीर भुट्टो से भी इख्तिलाफ। हम अपने बच्चों को क्या स्पेस देके जा रहे हैं, क्या जगह देके जा रहे हैं, और क्या सिखा रहे हैं? ये गलत बात है ना। हम अपने बच्चों के लिए क्या सा पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। मेरी तो कोई औलाद नहीं, चलो ठीक है, मैं मजे से ढोल बजाता हुआ मर जाऊंगा। बाकी लोग जो है, तुमको कैसा पाकिस्तान मिला है? एक हमको पाकिस्तान में, हमने जिया के जमाने में भी मगर मजे तो किए, ये तो किया, उससे पहले उसके बाद में तुमको आज सांस लेना मुहाल है, क्योंकि हमने भी तुम पे अटैक करना शुरू कर दिया ना। हमसे मुराद लोग, और तुमको चुप कराना शुरू कर दिया, वन वे और द अदर। और तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी अम्मा आ जाएंगी, है ना? बिल्कुल। फिर हमला हो जाएगा। कौन लोग बनते गए आ रहे हैं हम लोग, और हम ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को कैसा पाकिस्तान दे रहे हैं, कैसी दुनिया दे रहे हैं। जरा सांस ले। मैं समझा था कि पैंडेमिक के जमाने में सुकून, स्लो डाउन करेंगे, सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं। And I miss those early days of lockdown की खामोशी, सिर्फ परिंदों की आवाजें आती थी। You haven't been to our house, ठीक है? हाँ, पूछना अर्शी से। I've seen pictures on your Facebook though। अर्शी से पूछना, तो दरख्त है और ये, तो बाहर में बैठा होता था, हल्की की गर्मी, सिर्फ परिंदों की आवाज, कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं, कोई कुत्तों के भौंकने की, बिल्लियों के बोलने की, और परिंदों की आवाज। It was so soothing, it was so calming, it rejuvenated me, really। वरना शायद मैं पैंडेमिक नहीं, और उसके बाद जो सब कुछ है ना, नहीं बर्दाश्त, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। बट I needed that, we needed that, the world needed that, the nature needed that. It was nature's way of telling us कि slow down for heaven's sake, ठीक है? मगर हमने कोई सबक नहीं सीखा। वही ग्रीड है, वही फास्ट वो है, नहीं। हमने, और बल्कि पैंडेमिक में बैठ के जैक मा और क्या नाम है जेफ बीजोस को और अमीर बना दिया। क्यों? हम इधर उधर नहीं ढूंढ सकते थे कि कौन डबल रोटी बना रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, कौन अच्छे खाने बना रहे हैं, कौन कपड़े बना रहे हैं। हम में से कम्युनिटी में बहुत लोग बना रहे हैं, कैंडल्स बना रहे हैं, सोप्स बना रहे हैं। हम अपने लोगों को, बच्चे बच्चियां बहुत कर रहे हैं, उनको लेके उनको सपोर्ट करते ना, वो भी ऑनलाइन मौजूद हैं, उनसे खरीदें, थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं। नहीं, गलत बात है। अब जो अगर दुनिया को हमको अच्छा करना है, थोड़ा सा बेहतर करना है अपने बच्चों के लिए, the only solution is go local, stay small, try to be good। यानी आप लोकल चीजें लें, अपने बिजनेसेस भी छोटे रखें, और अच्छे से अच्छा करें, अपने बिजनेस की टर्म से भी, अपनी जिंदगी में भी, हर तरह से। क्या, मैं एक इंडियन उसका पढ़ रहा था, उसने एक जगह सेलम इन तमिलनाडु, वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी, और उनका रेन वाटर रुकता नहीं था, और एरिड। उसने नौकरी छोड़ी, जाके काम करना शुरू किया, वो झील बनाई, झील में
आइलैंड्स बनाए, उस पर शहरजरकारी की, और वो जो रेन वाटर आता था उसको बंद बांध के रोका, ये क्या झील बन गई। झील और उनकी वजह से पानी आने लगा, पानी आने की वजह से जंगल, फिर जंगल उगाए उसने, बहुत स्पीसीज उगाई। अब वो जगह एक जंगल बन गई है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, इट हैज एन इकोसिस्टम ऑफ इट्स ओन। मछलियाँ शिकार करते हैं मछेरे, वहाँ काश्त होती है एलोवेरा की और बैम्बू, और पहले एक क्रॉप होती थी साल में, अब 3 होती है। लोकल कम्युनिटीज को उसने लाया, उनको ट्रेनिंग कराई। एलोवेरा ऐसे ही नहीं बिकता, उसको प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपनी होममेड, हैंडमेड, होममेड ब्यूटी स्किन प्रोडक्ट्स बनाते हैं एलोवेरा की। बैम्बू के फर्नीचर्स बनते हैं, ऐसे नहीं वैल्यू एडेड होता है। पूरी इकोसिस्टम के साथ साथ इकोनॉमी बन गई है उस झील के इर्द गिर्द। और उसने कहा कि मेकिंग प्रॉफिट डजंट मीन being greedy. Making profit means making let me recall. Making profit means making meeting the needs and living comfortably. That's what profit is. That's it. सादा सी जिंदगी, क्या करेंगे? मतलब खड़े कर लीजिए अपने ताजमहल, अपने मकबरे ही खड़े करेंगे लोगों के पास। मैं Thank you so much, Mohsen uncle, for your time. We called you on a Sunday. You had to climb 3 stairs, 3 floors. Yes. Thank you so much. और जो आपने आखिरी बात कही तो वो फराज ने भी कहा था ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. Thank you so much for coming today.